हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। मैं अवनीश पुनः अपने चैनल ब्रेन ब्रेन जीएस के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज एक नया टॉपिक साथियों मैंने लिया है जो कि पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है। और जगजाहिर सी बात है कि आज 5 जून है और पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मना रही है। विश्व पर्यावरण दिवस हमारे जीवन से, हमारी परीक्षा से सभी से जुड़ा हुआ। पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन से और हमारी परीक्षा दोनों से जुड़ा हुआ है। तो हमें पर्यावरण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, परीक्षा दृष्टि से क्या प्रश्न बनते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि पर्यावरण की सुरक्षा करें, क्योंकि बिना पर्यावरण के सुरक्षित रहते हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। साथियों, जागरूक करने के उद्देश्य से ही पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है, इतना दिक्कत पैदा हो गई है, पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो गया है कि ओजोन परत जैसी भी उसमें भी छेद हो गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही आवरण का काम करती है, रक्षा कवच का काम करती है। उसमें भी छेद हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। हम लोग पेड़ नहीं लगा रहे हैं, पेड़ काटे तो जा रहे हैं, कहीं सड़क के नाम से, कहीं विकास के नाम से, कहीं बिल्डिंग के नाम से, कहीं पुलों के नाम से, कहीं रेलवे लाइन के नाम से, लेकिन उतने पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और अपना जीवन बचाएं। तो साथियों, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम, कि पेड़ होगा तभी हम होंगे, तभी जीवन होगा, तभी हमारी पीढ़ी होगी। अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो हमारा जीवन संभव नहीं है। तो पर्यावरण की सुरक्षा करना हम सबका नैतिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है। हम तो यही अपील करना चाहेंगे आप लोगों से कि आप सभी लोग अपने आसपास जहां भी जगह मिल जाए एक पेड़ जरूर लगाएं, और पेड़ लगा के उसको भूले ना, उसको पानी दे करके, उसको दाना पानी दे करके, खाद पानी दे करके उसको बड़ा करें, क्योंकि कल वो हमारे काम आएगा, हमारे जीवन के काम आएगा, हमारी पीढ़ी के काम आएगा। क्योंकि एक पेड़ कम से कम 2 से 4 एसी के बराबर ठंडक देता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमें परीक्षा दृष्टि से भी देखना है कि क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये तो जागरूक होना ही चाहिए सभी लोगों से। कम पेड़ काटिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। तो शुरू करते हैं अपना वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। आज मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। हम मना रहे हैं, पूरी दुनिया मना रही है। क्या है, कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। तो मैं कुछ बिंदुओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए बात करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की। तो साथियों, आज 5 जून है, आज मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। इसकी थीम होती है, एक मेजबान देश होता है। इन्हीं से संबंधित प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में कि क्या थीम थी इसका मेजबान देश कौन था, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो साथियों, 2023 की अगर हम थीम देखें तो 2023 के पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान 2023 के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ये हमको याद रखना है। परीक्षा में अक्सर ही पूछा जाता है, थीम ज्यादातर पूछ ली जाती है। तो आपको थीम क्लियर हो गई, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। दूसरा प्रश्न आता है कि सबसे पहले कब मनाया गया, इसकी शुरुआत कहां से हुई, क्यों हुई। तो साथियों, तो मैं बता चुका हूं कि लोगों के अंदर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, पर्यावरण के खतरनाक प्रभावों को बताने के लिए इसकी शुरुआत की गई यूएनओ के द्वारा। स्टॉकहोम सम्मेलन होता है साथियों 1972 में। उसी साल 5 जून को पर्यावरण दिवस यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है। 1973 से हर साल रेगुलर रूप से इसको मनाया जाने लगा। तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, उसमें यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है। वहीं से इसका 1973 में शुरुआत हो जाती है। और वर्तमान जो सत्र है 2023 वाला, इसका इस साल मेजबान देश कौन है साथियों। मेजबान देश होता है किसी भी त्योहार का, तो कोटे डी आइवर के साथ में नीदरलैंड और कोटे डी आइवर 2 देश हैं जो इसकी इस बार मेजबानी कर रहे हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि मेजबान देश कोटे डी आइवर और नीदरलैंड है। 1973 में ही साथियों स्थापना हो जाती है यूएनईपी सभी लोग जानते होंगे, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी हिंदी अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, इसकी फुल फॉर्म है। और इसका नेतृत्व जो करता है वो यूएनईपी करता है, जिसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1973 को होती है। इसका मुख्यालय कहां साथियों पूछा जाता है, पर्यावरण का टॉपिक है। असल में देखा जाए तो पर्यावरण बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर्यावरण में भूगोल समाहित है। ठीक है, तो
पर्यावरण कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। उस परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न अगर आते हैं किसी भी परीक्षा में तो इसी पोर्शन से आते हैं, भूगोल और पर्यावरण मिलाकर के। तो पर्यावरण हम जानते हैं, हम लोगों को मिलाकर के हमारे आसपास का जो भी वातावरण है, जीव जंतु, भौतिक अभौतिक चीजें, हवा पानी, जो भी ये पाया जाता है हमारे चारों तरफ, वो सब पर्यावरण है। हम अकेले पर्यावरण नहीं, हम पर्यावरण का निर्माण सभी के साथ, उसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हवा पानी, जो भी पाया जाता भौतिक अभौतिक रूप से, सब मिलाकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो इसमें सबकी जिम्मेदारी है पर्यावरण को सुरक्षित रखना, और सबके लिए पर्यावरण को सुरक्षित रहना जरूरी है, तो चाहे जीव जंतु हो चाहे मनुष्य हो। आइए बात करते हैं आगे। तो नेतृत्व यूएनपी करती है, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है साथियों। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसकी फुल फॉर्म है। पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए तो अभियान चल ही रहा था, लेकिन सरकार को लगा कि बिना कानून बनाए, हमारे देश की खासियत है, हमारे देश के लगभग तो ज्यादा ही है कि जब तक कोई कानून नहीं बनता तब तक हम उसको कायदे से मानते नहीं है, कानून से डर पैदा होता है। तो सरकार को लगा कि कानून के बिना काम नहीं चलेगा, तो सरकार ने संसद में एक कानून लाई सरकार, जिसको कहा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। क्या है कि ये पर्यावरण के खतरनाक परिणाम जब सामने आने लगे साथियों, ओजोन जैसी परत जब छेद हो गया, जिसमें पेड़ पौधों की इतनी कमी हो गई, पानी का लेवल इतना गहराई, हम सब परिचित हैं कि 200 फीट की बोरिंग की जा रही पानी के पीने के पानी के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि हम पर्यावरण के किस भयानक दौर से गुजर रहे हैं, जो पर्यावरण हमारे लिए नुकसान दे रहा है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया और इसको लागू कर दिया गया, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी होगी। आपने देखा होगा बहुत से पेड़ हैं जिनको काटने का अधिकार नहीं है, काट नहीं सकते बिना अनुमति, उनकी अनुमति ही नहीं है काटने की। ठीक है, हर साल सरकार 50 तरीके के कार्यक्रम चलाती है जिससे पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगे और हवा स्वच्छ हवा हमें मिले। जब पेड़ नहीं होंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इस 1986 के तहत भारतीय संविधान के 253 के तहत यह अधिनियमित किया गया था। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारतीय संविधान के 253 में एक अनुच्छेद है, उसके तहत इसको अधिनियमित किया गया और उसमें प्रावधान किया गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो भी समझौते होंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो भी समझौते सम्मेलन होंगे, उनके तहत जो कानून बनेंगे वो इसी अधिनियम के तहत बनेंगे। ठीक है, यानी कि पर्यावरण की तरफ सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, बहुत ही मजबूती से कदम रख दिया, सुरक्षित रखने के लिए कानून बना दिया। उसके बाद उसी में देखा जाए, हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान शुरू से ही, हालांकि अधिनियम तो बाद में बना, लेकिन बाद में पहले देखा जाए तो संविधान में कई जगह विवरण दिया गया था कि पर्यावरण, ये जो हमारे संविधानविद थे या जो भी विद्वान लोग थे, उनको पता था कि पर्यावरण की कीमत क्या है मेरे लिए। तो डीपीएसपी में जो भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें भी एक आर्टिकल दिया हुआ है साथियों, 48A में विवरण दिया गया है, राज्य पर्यावरण की रक्षा, सुधार, वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ये उसमें कहा गया है डीपीएसपी में कि राज्य के लिए निर्देशित किया गया है, सलाह दी गई है कि पर्यावरण की रक्षा, उसके सुधार, वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए भरपूर प्रयास करेगा। ये डीपीएसपी में दिया गया है। वहीं जो मूल कर्तव्य जोड़े गए साथियों, तो संविधानविदों ने, जो भी विद्वान लोगों ने जोड़े, सरकार ने जोड़े, तो 51A के तहत जो जी नंबर का है, 51A जी के तहत भी उसमें एक प्रावधान किया गया है संविधान में कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य होगा कि वो अपने पर्यावरण की रक्षा करे, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए। तो संवैधानिक प्रावधान भी है इसमें, डीपीएसपी में भी है, मौलिक कर्तव्यों में भी है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत अनुच्छेद 253 में भी इसका विवरण दिया गया है। तो मूल बात हो गई यहाँ पे। अब हम थोड़ी और बात कर लेते हैं पर्यावरण से संबंधित। हमारे जीवन में हमारे साथ हमारे जीव जंतुओं का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत वनस्पति का भी उतना ही बड़ा रोल है। जब तक पूरी बैलेंसिंग नहीं होगी पृथ्वी नहीं चल पाएगी, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। उसमें कीड़ों की भी जरूरत है, पशु पक्षियों की भी जरूरत है, खतरनाक जीवों की भी जरूरत है और अच्छे जीवों की भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि शेर रहेगा अन्य जीव नहीं रहेंगे, अन्य जीव रहेंगे तो शेर नहीं रहेगा, कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और दोनों ही बैलेंस बनाते हैं पर्यावरण का। तो जीवों, मनुष्य के साथ जीवों का भी होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, कुछ चीजें हमारे पर्यावरण विषय से संबंधित हैं, उनको बिंदुओं को मैंने लिया है। एक रेड डाटा बुक होती है साथियों, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, ये रेड डाटा बुक एक ऐसी बनाई गई है, आईयूसीएन द्वारा बनाई गई है। ठीक है, आईयूसीएन द्वारा बनाई गई है, जो कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय उसी से जुड़ा हुआ है वो है। तो इसमें लुप्त प्राणियों, लुप्त जीव जंतु होते हैं जो लुप्त हो जाते हैं, वो चाहे जीव जंतु हो या वनस्पति हो, औषधियां हो,
जो लुप्त हो जाती हैं उनका विवरण रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। इसमें सिर्फ जीवों का ही नहीं, वनस्पतियों और औषधियों का भी विवरण लिखा जाता है। अच्छा, हम किस चीज को कब मान लेंगे लुप्त? ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, यहां तक कि यूपी टेट में भी प्रश्न पूछा गया कि किसी चीज को कितने वर्ष लुप्त रहे तो हम उसको लुप्त मान लेंगे और उसका विवरण रेड डाटा बुक में लिखा जाएगा। तो साथियों, इसके लिए 50 साल जरूरी है। कितने? जो वस्तु, जो जीव, जो वनस्पति 50 साल से दिखाई नहीं देगी, 50 साल से नहीं दिखाई दी होगी, उसको लुप्त रूपप्राय श्रेणी में मान लिया जाएगा और उसका विवरण रेड डाटा बुक में लिखा जाएगा। ये हो गया रेड डाटा बुक की जानकारी। दूसरे, फिर हम बात करते हैं कि अगला एक दो और अधिनियम जो पारित किए गए वो हमारे संविधान से, पर्यावरण से ही संबंधित हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। मैंने कहा था कि जीवों का भी होना बहुत जरूरी है पर्यावरण के संतुलन के लिए। तो शिकार हो रही थी बहुत ज्यादा, हमारे वन्य जीव खत्म हो रहे थे, धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे, तो कुछ शिकार के द्वारा या उनके जंगलों का विनाश किया जा रहा था, तो आवास की कमी के कारण। तो सरकार ने एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ध्यान रखिएगा, एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, एक वन संरक्षण अधिनियम है। वन यानी फॉरेस्ट और वन्य जीव वाइल्ड लाइफ, दोनों का अलग अलग अंतर है। तो 1972 में ही, ये तो 1986 में पारित किया गया था, 1972 में ही सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित कर दिया था, इसलिए कि हमारे जो जंगली जीव हैं उनकी सुरक्षा हो सके और हमारे पर्यावरण में बैलेंस बना रहे। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इनको मैचिंग करने के लिए कभी कभी दे देते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये 1972 में आता है। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम, वनों की कटाई में ज्यादा होने लगी, अंधाधुंध होने लगी, लोग नहीं समझ रहे थे, नहीं डर रहे थे, कानून बनाया गया, अधिनियम लाया गया, वो था वन संरक्षण अधिनियम, जिसको 1980 में पारित करके लागू कर दिया गया। तो 3 हो गए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980। प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर की सुरक्षा के लिए, टाइगर हमारे देश में कम हो रहे थे, प्रोजेक्ट टाइगर को सही करने के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर को सुरक्षित रखने, प्रोजेक्ट टाइगर्स को सही सुरक्षित रखने के लिए जो हमारी संख्या बरकरार रहे, एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया 1973 में। ऐसा व्यवस्था की गई कि हमारे यहाँ जो टाइगर कम हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़े, उनको संरक्षण प्रदान किया गया। और इसी के तहत कई हमारे देश में देखा होगा आपने, जैसे दुधवा नेशनल पार्क टाइगर प्रोजेक्ट के तहत ये सब स्थापित किए गए, जो कि थे बाघ अभयारण्यों की स्थापना की गई। तो 1973 में बाघ प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। अब हम थोड़ी सी बात कर लें साथियों कि सबसे ज्यादा जो देखे जाए तो पर्यावरण जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो चालू किया गया था, इसमें जो बाघ अभयारण्य है वो मध्य प्रदेश में है। और वन संरक्षण अधिनियम के तहत जो हमारे यहाँ वन बनाए गए हैं, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। और सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, सबसे अधिक बाघ अभयारण्य जो है वो श्री नागार्जुन सागर, श्री सैलम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सीमा में, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, दोनों की सीमा पर है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो बनाया गया था हमारा नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व है, ये आंध्र प्रदेश में है और ये तेलंगाना सीमा से टच करता हुआ है। तो सर्वाधिक बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में। सबसे छोटा अगर हम देखें साथियों तो कौन सा है, तो सबसे छोटा ये असम में है, ओरांग। कहां है? ओरांग है सबसे छोटा बाघ यानी अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व, ये ओरांग में है, ओरांग असम में है। अभी तक हमारे देश में कुल कितने टाइगर रिजर्व बने हैं ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए, परीक्षा में पूछा जाता है। अभी सबसे नवीनतम जो टाइगर रिजर्व वो 53वां है, और कौन सा है? वो रानीपुर है। कौन सा साथियों? रानीपुर टाइगर रिजर्व है। रानीपुर टाइगर रिजर्व हमारे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है, जो कि मध्य प्रदेश से लगभग जुड़ा हुआ है। तो ये 53वां है। इससे पहले एक 52वां टाइगर रिजर्व बना था, वो था रामगढ़ बिसधारी, जो राजस्थान में। रामगढ़ बिसधारी नाम का एक टाइगर रिजर्व बनाया गया सरकार के द्वारा, वो राजस्थान में है। 53वां रानीपुर बाघ अभयारण्य चित्रकूट में, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा नागार्जुन श्री सैलम, सबसे छोटा ओरांग असम में, ये टाइगर रिजर्व है। टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या हमारे देश में साथियों 53 हो गई है। कितनी हो गई? 53। अभी साथियों थोड़े दिन पहले ही 2022 में बाघों की एक रिपोर्ट आई, हमारे देश में बाघ कितने हो गए।
बाघ कितने हो गए, टाइगर कितने हो गए, तो टोटल बाघ हमारे जो भी 2022 में रिपोर्ट आई उसमें 3167 बाघों की संख्या हो गई है। कितनी हो गई है? 3167 हमारे बाघों की संख्या हो गई है। विश्व में सबसे ज्यादा है, विश्व में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या भारत में है। इसी तरीके से रामसर स्थल, ये भी हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। सरकार ऐसी चीजों को रामसर स्थल या बाघ अभयारण्य या अपना पार्क घोषित कर देती है जिससे वहां पर बैलेंस बना रहे, पर्यावरण का बैलेंस बना रहे, पेड़ पौधे सुरक्षित रहे, जीव जंतु सुरक्षित रहे, वहां की मिट्टी सुरक्षित रहे, वहां का पानी सुरक्षित रहे, वहां की जलवायु, वहां की वनस्पति सुरक्षित रहे, तो उनको आरक्षित कर देती है। इनका सबका संबंध पर्यावरण से ही है। तो उसी क्षेत्र में रामसर स्थल घोषित किए जाते हैं हमारे देश में, क्या पूरे विश्व में किए जाते हैं। रामसर स्थल इस टाइप के होते हैं जो आर्द्र भूमियां होती हैं, जहां पर कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है जिससे वहां का बैलेंस बना रहे। तो हमारे देश में टोटल 75 हो गई है रामसर स्थलों की संख्या। रामसर स्थलों की संख्या भारत में 75, जिसमें से भारत में 10 है और भारत दूसरे नंबर पर है। वो सॉरी यूपी में कितनी है? 10 रामसर स्थलों की संख्या है, जो कि भारत में सेकेंड स्थान रखता है। इसी के साथ टाइगर रिजर्व की जो बात की, टाइगरों की जो बात की, टाइगर्स की, वो भी हमारे पर्यावरण से ही जुड़े हुए हैं। हम हाथियों की बात कर लेते हैं साथियों। हमारे हाथी अभयारण्य कितने हैं? तो पूरे देश में हाथी अभयारण्यों की संख्या 33 है। हाथी अभयारण्यों की संख्या 33 है, जिनमें से 2 यूपी में है। कितने हैं? 2 यूपी में है, 2 यूपी में है, और उनमें से अंतिम भी यूपी में ही है। जो 33 है, 33 में से सबसे अंतिम जो है वो यूपी में अभी बनाया गया है, हमारे पड़ोस में ही बनाया गया है, पीलीभीत और लखीमपुर शाहजहांपुर क्षेत्र को मिलाकर के एक अभयारण्य बनाया गया है, तराई हाथी अभयारण्य, जिसमें हमारे यहाँ का पड़ोस का क्षेत्र खुटार का जंगल जो है शाहजहांपुर में, वो भी लिया गया है। हमारे घर से थोड़ी दूर है, वहां से लेकर के मिलाकर के उसको दूसरा अभयारण्य बना दिया गया है, हाथी अभयारण्य तराई के नाम से। तो टोटल अभयारण्यों की, हाथी अभयारण्यों की संख्या 33 है। बाघ अभयारण्य 53 हो गए हैं, रामसर साइड 75 है, यूपी में 10 है। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो छोटा सा पसंद आएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अगर आप लोग देखेंगे तो उम्मीद है इससे परीक्षा में 2 या 3 बिंदु आपको जरूर मिलेंगे। पर्यावरण से संबंधित एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। साथियों देखिए, एक आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, और सभी लोगों से अपील है कि आप लोग पर्यावरण दिवस को अच्छे से मनाएं, एक पेड़ जरूर लगाएं। जिन्होंने आज नहीं लगाया वो कल एक पेड़ लगा करके इस त्योहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं। पर्यावरण को दिखाते हुए, प्रदूषण को दिखाते हुए, ये मेरे बेटे के द्वारा एक छोटी सी आर्ट बनाई गई है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। इसको आशीर्वाद जरूर दीजिए, अपना अमूल्य आशीर्वाद। इसमें दिखाया गया है कि चिमनियों से कैसे धुआं निकलता है, पृथ्वी कैसी काली होती चली जा रही है, हरी की बजाय काला बना रहा है। तो उम्मीद है आप लोग इससे प्रेरित होंगे, और सभी से अपील है, निवेदन है कि एक एक पेड़ जरूर लगाएं अपने आसपास, और उनकी सुरक्षा जरूर करें। मिलते हैं इसी तरीके से कोई रुचिकर वीडियो के साथ आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।